ओम सभी अपने योगाहार परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ। और जी, मैं भी महाराष्ट्र से अपने अमरावती से ही हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपसे बाद में बात करूंगी। जी ओम। जी ओम, ठीक है ठीक है। तो जो जैविक खेती का जो विषय है, जो आप हम मैं जो जिस पे काम कर रहा हूँ, ये विषय इतना बड़ा है कि आप जितना इसके ऊपर काम करोगे, जितना बताएंगे, उतना ही ये गहरा होता जाएगा। और इसे हर किसान, हर इंसान को समझ लेना चाहिए। खास करके सबके लिए ये आवश्यक है, क्योंकि आज भी अगर हमने देखा देखा जाए तो हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, वो चीज हमें डेवलपमेंट की तरफ तो लेके जा रही है, लेकिन अपने स्वास्थ्य, अपनी जमीन के लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 2 दिन से मैं ट्रैवलिंग में ही था। किसानों के साथ मेरा कम्युनिकेशन चालू रहता है, उनके साथ बातचीत चालू रहती है। इन 2 दिनों में मैंने जो देखा है, उससे आगे भी हम फिर बात करेंगे। लेकिन किसान कहाँ तक अपने इस पे खेती पे काम कर रहा है, इसी बारे में मैं आज थोड़ा बताऊंगा। फिर जो सत्र उस दिन छोड़ा था मैंने, उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो कल जिस किसान के खेत पे मैं गया था, उनकी संतरे की फसल थी। तो उन्होंने मुझे जाने के बाद में यही बताया कि सर, ये जो मेरी फसल है, हर साल आती है, लेकिन इसके पैसे नहीं होते, यानी कि ये बेची नहीं जा सकती, क्योंकि वो गिर जाती है। तो उसका खेत देखने के बाद में ये चला कि पता चला कि उसका जो जमीन का टेम्परेचर है, पेड़ों का टेम्परेचर है, वो इतना ज्यादा बढ़ गया है। और खास करके उसने जो उसकी जो जमीन है, वो उसके अंदर कोई भी अपना कंटेंट नहीं है, कुछ भी उसमें पेड़ों के लिए जो आवश्यक अपने बैक्टीरिया चाहिए, जीवाणु चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। तो उसके विषय में जब उसके साथ बात की, तो उसने हमें यही बताया कि इस साल जितना भी हमने रासायनिक खाद डाला है, ये डाला है, तो ये तो कोई आवश्यक है ही नहीं था। फिर भी हमने डाला, किस लिए? कि उत्पादन चाहिए। उत्पादन चाहिए, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। उसने मुझे ये बताया कि मैंने गोबर का खाद डाला है, उसके अंदर केमिकल, ये रासायनिक खाद डाले। तो गोबर का खाद और रासायनिक का कहीं पे कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा था। तो उसे एक अलग तरह से, और उसका जो 1 साल का खर्चा है, जब उसके साथ बात करने के बाद में उसे बताया, तो वो तो भौचक्कर आ गया। क्योंकि संतरा के फसल में किसानों का 1 एकड़ का 1 साल का खर्चा जो है, हमारे यहाँ पे 50,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक उसका खर्चा होता है, सिर्फ रासायनिक खाद और अब उनकी दवाइयाँ छिड़काने के, इसका खर्चा होता है। तो उसका जो उसको कम्युनिकेशन करके बताया गया कि उसका कैमरा बंद एक करना, साल का कैमरा खर्चा सिर्फ 30,000 रुपए तक कैमरा के बंद करना, आएगा। कैमरा। जी जी। कौन? हाँ, उसका सिर्फ 30,000 रुपए खर्चा आएगा। उसको जो ट्रीटमेंट चालू किया, तो उसे मालूम पड़ा कि यही से हम अपने जीवाणु और बैक्टीरिया को बचाया जा सकता है, उसे अपने कंटिन्यूटी कर सकते हैं। क्योंकि उस दिन का जो एक विषय था कि हमारे मैंने एक सज्जन ने पूछा था, मैंने गेहूं बोया है, और गेहूं बोने के बाद उसमें अभी मैं यूरिया डालूंगा। तो यूरिया जो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आया था, बाद में तो अभी बहुत सारे खाद आ गए। 1965 से लेकर आज तक तो हम सिर्फ खाद पे ही काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो यूरिया है, इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव है, वो पंजाब देख चुका है। हमारे पंजाब से, पंजाब के भटिंडा से बीकानेर तक एक ट्रेन चलती है, जिसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस। ये कोई देन नहीं है, एक अभिशाप है। हमारे रासायनिक खेती की तरफ जुड़ने के बाद में जो हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो मिल गया है हमें, कैंसर एक्सप्रेस, एक्सप्रेस नाम का जो एक्सप्रेस मिला है, ये तो अभिशाप है। इसे इससे मुक्त होना चाहिए।
पहले अपने भारत में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट पंजाब में पाए जाते थे, लेकिन आज उसके पीछे पीछे आज महाराष्ट्र भी आ रहा है। पहले कम से कम 10,000 लोगों में एक दो पेशेंट रहते थे, अभी तो 200 पेशेंट में 4 से 5 पेशेंट निकल रहे हैं। ये क्या है? जो आज हम अपने खेती में बो रहे, उसका जो डिकम्पोजिशन है वो अपने शरीर में हो रहा है, कहीं ना कहीं से तो अपने शरीर में आ रहा है। जो गैस पॉइजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है कहीं पे कि जो गैस पॉइजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नोट करने वाली बात है, जो गैस पॉइजन हम आपने इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये हरी सब्जियां, जो अपने हरी सब्जी रही चाहिए, पालक, कोथिंबीर, या फिर जो डेली यूज करने वाली, इसके ऊपर छिड़काव किया गया, अगर वो गर्भवती महिला के खाने में आ गया, उसके छिड़काव करने के 8 दिन के बाद भी वो खाने में उसके अगर आ गया, तो उससे उस लेडीज को कैंसर होने की संभावना 80% तक बढ़ सकती नहीं, बढ़ती है। उसको ब्रेस्ट का कैंसर या फिर गर्भाशय का कैंसर, ये इन वजहों से हो सकता है। हमारा शरीर कितना पेस्टिसाइड अपना कंपोजिशन कर सकता है, कितना पचा सकता है, जितना अपना वजन है उससे 0.01 नैनोग्राम सिर्फ अपन ये कर सकते हैं, उसको पचा सकते हैं। लेकिन आज कितना पचा रहे हैं अपन? 1 मिलीग्राम डेली हम उसको अपने शरीर में ले ले, कहीं ना कहीं से तो वह आ ही रहा है। या फिर अपने खेती पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जो मार्केट से ला रहे हैं, उसके ऊपर जो छिड़कावा किया जा रहा है, तो वह अच्छा दिखने के बाद में हम लाकर उसमें खा रहे हैं। तो उन्हीं के तहत अगर किसानों ने चाहा तो उनसे अपन छुटकारा पा सकते हैं। हमने अभी हमारे लैब में जो माननीय डॉक्टर संतोष चौहान जी सर है, उनके मार्गदर्शन में जो लैब चालू किया है, जो अभी एक नया पेस्टिसाइड आया है, ल्यामड़ा बोलते हैं उसको, ल्यामड़ा अलीका, या फिर वो सोलोमन के तरह की जो दवाई आती है, वो हमारे लैब में हम उसे एक बायो की रूप में उसे तैयार करने का हमने प्रयास चालू किया है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो तणनाशक हम बना रहे हैं, उसमें तणनाशक वही सल्फर, और अभी हमने जो काम चालू किया है, जो लामड़ा, सोलोमन, अलीका जैसा जो भयानक पेस्टिसाइड अपन केमिकल के रूप में केमिकल वाला इस्तेमाल करते, उसे बायो में किस तरह से बनाया जा सकता है, इसके ऊपर भी हमने काम चालू कर दिया है। क्योंकि किसान अगर वही दवाइयां अपने घर पे, अपने खेत में अगर बनाएगा, तो उसका तो बहुत ज्यादा जो पैसा है वो भी बचेगा, और उसका जो साइड इफेक्ट है वो कहीं पे नहीं आएगा। जो भी अपन उसका तो साइड इफेक्ट नहीं आएगा। और जो भी अपन जो केमिकल या पेस्टिसाइड अपने खेतों पे इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे जो जानवर है, यानी कि गाय, भैंस, इसके भी खाने के रूप में हमारे इसमें आ रहा है। क्योंकि देखा गया है, एक सर्वे में मैंने पढ़ा है कि जो पेस्टिसाइड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो तन हो या फिर जो अपना अनाज है, जो अपने जानवर जो खाते हैं, उनके दूध में भी वो पाया गया है। उनका दूध भी हमने नहीं छोड़ा है। जितना बड़ा ये परिवार बढ़ता जा रहा है केमिकल का, उसे कहीं ना कहीं तो हमें रोकना पड़ेगा। अगर इसे रोकना है तो किसानों को आगे आना पड़ेगा, या फिर कोई संगठन करके तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसके लिए उसे हर चीज का बारे में बताना पड़ेगा कि आप ये कर सकते हैं। उनके साथ बैठ के काम करना पड़ेगा। आज मैंने कम से कम मेरे लैब के साथ जुड़े हुए जितने भी 800-900 किसान हैं, उनमें से कम मैं 400-500 किसानों के खेत के ऊपर गया, उनके साथ काम किया, उनको बताया कि आप ऐसे कर सकते। क्योंकि मैं एक जगह बैठ के तो उनको सिर्फ दूर से मार्गदर्शन अगर करता रहूंगा तो वो वहां नहीं जुड़ेंगे। वो
कुछ दिन जुड़ेंगे या फिर छोड़ देंगे, लेकिन उनको वहां पकड़ के रखने के लिए उनके साथ में जुड़ना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आपके पैसे की भी बचत होगी, या फिर आप ये कर सकते हैं। तो उनको इसमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल और इस साल ऐसे मिला के कम से कम 400 किसान है जो मेरे साथ 2 या 3 साल से जुड़े हुए हैं, और उनकी इसमें कहीं पे भी उनका लॉस नहीं हो रहा है। मेरे पास एक किसान है, अमरावती के नजदीक उनका खेत है, उनका 1.5 एकड़ का कपास था। उनका 1.5 एकड़ का कपास में उन्होंने 1.5 एकड़ में 27 क्विंटल कपास लिया, और उनका खर्चा है सिर्फ 900 रुपए, सिर्फ 900 रुपए खर्चा। उसमें उन्होंने सिर्फ जो पिछली बार मैंने बताया था बायो मल्टी लिक्विड का, उनका उन्होंने एक ड्रिंचिंग किया और एक स्प्रे किया, और 3 साल रेगुलरली वो हमारे साथ जुड़े थे। उसका जो प्रभाव हुआ उनके खेती पे कि उनका जो उत्पादन है, खर्चा कम, उत्पादन अधिक। इसी तहत उनका जो कपास निकला वो बहुत ही बढ़िया निकला, और अभी उसमें उन्होंने गेहूं बोया है, वो भी बायो में वो गेहूं कर रहे हैं। जो अगर किसान इस तरह से अपना गेहूं है, अनाज है या सब्जियां उगा रहा है, तो उसे कोई एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं है कि हम कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं ये आपके बाजू वाला भी देखेगा। आप उनके साथ में बताइए उनको कि आप बायो में ये कर रहे हैं, उनको बुलाइए। अपना मार्केट भी खुद बना सकते हैं। अगर जो कोई हरी सब्जियां बोता होगा, उनके अगर किसी को मालूम पड़ा तो वो वहां लेके आएगा, क्योंकि मैंने देखा है ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत ही ज्यादा पैसे लेकर लोग बाहर से खरीद रहे हैं, लेकिन जहां पे वो बनाया जा रहा है वहां तक नहीं पहुंच रहे। सिर्फ आप अपना खुद का, क्योंकि मैं हर किसान के साथ जो भी हमारे अमरावती जिले में हरी सब्जियां उगाते हैं, प्याज उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, तुअर उगाते हैं, हर किसी को मैंने बताया है कि आप अपने यहाँ पे खुद उगा रहे हैं तो ये दूसरे को बताइए, उनको दिखाइए। जो हमारी एक लेडीज है इसी मीटिंग में अमरावती से, तो मैं उनको बताता हूँ कि आप हमारे यहाँ पे आएंगे, ज्यादा दूर नहीं, अमरावती से सिर्फ 27 किलोमीटर है। यहाँ आने के बाद में आपको मालूम भी पड़ेगा कि ये किस तरह से यहाँ पे बनाया जाता है, और बनाया नहीं जाता तो वो किसानों को सिखाया जाता है कि आप इसी के तहत अगर आप करेंगे तो आपके लिए भी बहुत फायदा है। आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी बता सकेंगे। अगर आप उन्हें बताएंगे तो इनकी रुचि रहेगी। आज अगर देखा जाए तो बच्चों को मालूम नहीं है दूध, गाय या भैंस दूध देती है। उनको अगर पूछा गया कि दूध कहाँ से आता है तो वो तो बोलेगा डेयरी से आता है, कैरी बैग में आया है। ये वो तो ये नहीं बताएगा कि गाय का है या भैंस का। ये सच्चाई है। मैं 3 साल पहले की बात है ये, वो मैं बताना चाहूंगा। थोड़ा अलग ही तरह की बात हो गई थी। हमारे साथ में एक एग्जीबिशन था अमरावती में कृषि का। तो हमने क्या किया कि एक ही पेड़ के ऊपर वो गेहूं, अपना जवार, चना, ये सब एक इसमें बांध दिया और उसको लटका दिया। तो एक महिला महाशय वहां पे आई तो उन्होंने बताया ये कौन से पेड़ है, ये क्या है। जब उसको बताया ये जवार है, गेहूं है, चना है, जवस है, तो उन्होंने मालूम है क्या पूछा, ये नई वेराइटी आ गया कि एक ही इसमें सब आ रहा है बोले। उन्होंने उसको बच्चे को भी वो बता नहीं सकी कि ये अलग अलग है, उसको भी मालूम नहीं था जवार कैसा है, क्योंकि वो तो बड़ी मेट्रो सिटी से आई थी। ये भी हमारा कम्युनिकेशन बहुत कम है। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए तो हर बात बताना पड़ेगा। और उस दिन का जो एक टॉपिक था अपना अ, कीटनाशक के विषय में, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो मार्केट में नीम ऑयल, बहुत सारे किसान नीम ऑयल या नीम के पत्तों का जो रस निकालते हैं, तो उसके लिए एक टॉपिक मैं बताना चाहूंगा। बाद में मैं अपने प्रश्न के उत्तर लूंगा। तो जो नीम ऑयल है, कोई लोग मार्केट से लेते हैं, या फिर अपना निम्बोली का अर्क बोलते हैं हमारी इसे मराठी में। जो निम्बोली रहती है उसे हम पीस के, 1 किलो निम्बोली से
6 लीटर शुद्ध नींबोली अर्क बना सकते हैं। बनाने की जो उसकी प्रोसेसिंग है वो इतनी आसान है कि अगर आपने 1 किलो पाउडर 6.5 लीटर पानी में अगर डाल दिया और उसे अच्छी तरह से उबाल दिया हमने, तो उससे जो अर्क निकलेगा, यानी कि बहुत ही बढ़िया उसका अर्क निकलता है। उबालने के बाद में, उसको ठंडा होने के बाद में आप उसे छान लीजिए और स्टोर करके रख दीजिए। स्टोर करने के बाद में जब भी आपके फसल पे कोई छिड़काव करना हो या फिर कहीं भी आपको ड्रिंचिंग करना हो, तो उसे आप यूज कर सकते हो। एक बार अगर बना दिया तो वो कम से कम 1 साल तक तो खराब नहीं हो जाता। मेरे पास तो 2-2 साल से तैयार किया हुआ अभी भी हमारे पास में पड़ा हुआ है। उसे हम जब चाहे अपने फसल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बायो नेचुरल फार्मिंग में अपन केमिकल में जो भी अपन खेती करते हैं, तो उसमें कीड़ आने के बाद में हमारा जो खर्चा होता है, उतना खर्चा बायो नेचुरल फार्मिंग में नहीं होता। क्योंकि बायो नेचुरल फार्मिंग में आपको प्रिवेंटिव करना है। प्रिवेंटिव का खर्चा बहुत कम होता है। किसी भी कीड़ या किसी भी जो फंगस है या बैक्टीरिया का जो अटैक अपने खेतों पे होता है, उसके लिए हमें उसका जो टेम्परेचर है, वातावरण है, उसके वो फसल में नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें प्रिवेंटिव स्प्रे अगर किया, प्रिवेंटिव अगर उसका नियोजन किया, तो वो कीड़ या फिर वो फंगस का अटैक हमारे खेतों पे नहीं होगा। खास करके अगर देखा जाए तो बायो में एक मेटाराइजियम का जो फंगस है, उसका इस्तेमाल अपने अली अली जो रहती है उसके ऊपर बहुत ही अच्छा रहता है। वो लश्करी अली तक को वो कंट्रोल में करता है। इसके लिए हमें क्या करना है, मेटाराइजियम तो हमारे जमीन में है नहीं, उसे बढ़ाने के लिए सिर्फ अपना जो चावल है, वो चावल का इस्तेमाल अगर हमने किया, हमारे लैब में हम उसके चावल के ऊपर उसको कोटिंग करके एक ग्रेन्यूल बनाते हैं। तो वो चावल अगर हमने हमारे जमीन में डाला, तो वो अगर मेटाराइजम का फंगस आपके जमीन में है, तो उसे बढ़ाने के लिए वो चावल बहुत ही उपयोगी है। जब भी अपन बुआई करते हैं, बीज बोते हैं, उसी समय अगर वो चावल वो बुआई के समय अगर डाला जाए, तो अपने जमीन के अंदर मेटाराइजियम बढ़ना चालू हो जाएगा। मेटाराइजियम का अगर फंगस अपने जमीन में अगर तैयार हो गया, तो उससे क्या होगा कि जो आने वाली कीड़ है, उसके जो अंडे है, उसको वो मेटाराइजियम का फंगस उससे ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेगा। वो प्रिवेंटिव काम करेगा। और अपनी जो हुमनी है, उसके ऊपर भी हुमनी वाली जो रहती है, जो बड़े बड़े पेड़ों को अंदर से खोखला करके उसे जो खत्म करती है, उसका कंट्रोल भी वो मेटाराइजियम का जो फंगस है वो अली को भी वो खत्म करेगा। कोई लोग अभी माइकोराजा डालते हैं अपने खेत में। माइकोराजा क्या है? माइकोराजा अगर हमने डाला, तो किसान बोलते हैं कि वो जो हमारे पेड़ों की जो तने हैं, उसकी जो सफेद मूली है, उसको बढ़ाने के लिए हम वो माइकोराजा डालते हैं। यानी कि अगर वो आप माइकोराजा का इस्तेमाल अपने खेत में कर रहे हैं, तो उसको बढ़ेगी तो सही। लेकिन अगर मूली की संख्या अगर बढ़ गई हमारे जमीन के अंदर, उसके लिए अपने पेड़ों के लिए जो भी आवश्यक खाद है, उनका जो सूक्ष्म अन्नद्रव्य घटक है, वो तो है ही नहीं। तो उसे बनाने के लिए उसका तो कोई किसी भी पेड़ का जो ये जो सूक्ष्म अन्नद्रव्य घटक है, वो तो केमिकल नहीं है। उसे हमें बढ़ाना के लिए जो अपना खाद है, उसको डिकम्पोज कीजिए। उसके अंदर आप डिकम्पोज करने के बाद में उसमें ट्राइकोडर्मा या फिर जो भी अपना घर का वेस्टेज निकलता है, वो डाल के उससे बहुत ही बढ़िया तरह का एक सूक्ष्म अन्नद्रव्य घटक बना सकते हैं। आज मेरे अंडर में जो जितने भी बड़े बड़े जितने भी किसान हैं, वो इस तरह से डिकम्पोज करके अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो माइकोराजा है, वो किसान अपने घर में बना सकता है। उसे कहीं बाहर से लाने का जरूरत नहीं है।
वो माइकोराजा वो किसान अपने घर में, अपने यहाँ पे जो अपने घर में जो फ्लावरिंग के जो कुंडी रहती है, हमारी इधर कुंडी बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलता होगा तो मालूम नहीं है। तो उसके अंदर हमारे लैब में एक कंटेंट दिया जाता है माइकोराजा का। वो अगर उसमें डाल दिया, उसके ऊपर जवार या मक्का के अगर बीज डाल दिए, तो माइकोराजा का जो कंटेंट है वो जवार और मक्के के बूंदे में, उसके मूली में बहुत ही अच्छी तरह से वो बढ़ता है। और वह उसके तने में भी बढ़ता है, और वो जो कुंडी रहती है उसमें, उसके वो मिट्टी में भी वो बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ता है। अगर उसे वो कुंडी की जो मिट्टी है, वो जो तना है, उसे सूखने के बाद में उसको क्रश करके अपने खेत में, अपने पौधे के नीचे अगर आपने डाल दिया, तो उसके ऊपर वो बहुत ही अच्छा माइक्रोराजा का काम करेगा। हर वो बात अगर किसानों को प्रैक्टिकली अगर बता दिया जाए, क्योंकि बोलने से कुछ भी नहीं होगा, आप सुनेंगे, लेकिन अगर इसका प्रैक्टिकल अगर हो गया तो किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो किसान अपने यहाँ पे जो प्रैक्टिकल करेंगे, या फिर हम हमसे जो भी बात करेंगे, उसको हम सभी तरह की जो प्रैक्टिकली बात है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, और किस तरह से हम आगे इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि अगर जिस तरह से किसान हमारे पास साथ जुड़ने से, क्योंकि अभी तो करीबन फार्म लैब एरंडा के जो अंडर में हम लोग जो ने 2 साल से पहले जो काम चालू किया है, मेरा तो इसमें कम से कम 7-8 साल हो गया, लेकिन फार्म लैब एरंडा महाराष्ट्र राज्य, इसके अंडर में जब हमने काम चालू किया 2 साल में, एक उसका जो बहुत ही बढ़िया बड़ा परिवार हो गया, कम से कम यहाँ के अंडर में 150 लैब हो गए हैं। और हर एक लैब में किसी ना किसी बात पे, किसी ना किसी चीज पे किसानों के साथ कम्युनिकेशन करके हम उससे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि बायो नेचुरल फार्मिंग में किसान किस तरह से अपना जो खर्चा है वो बचा सकता है, उसे आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए हमें अपनी जमीन बचाने के लिए हमें बायो नेचुरल फार्मिंग ही आवश्यकता है। हाँ, ठीक है। नीम तेल कैसे बनाया जा सकता है? नीम तेल की जो अपने निम्बोली रहती है, वो तो बड़े बड़े जो प्लांट है, हमारे अमरावती में भी है एक जगह पे, जो जहाँ पे वो निम्बोली का तेल निकाल के दिया जाता है। जो मैंने वो प्रोसेसिंग बचाई बताई है आपको, निम्बोली का जो पाउडर है उसे अगर आपने क्रश कर दिया, तो सिर्फ उसे 1 किलो पाउडर को 5.5 अपना 6.5 लीटर पानी में अगर अच्छी तरह से उबाल दिया, उसको पकाना चाहिए। कम से कम उसे 1 घंटे तक अगर आपने पकाया, तो उसका जो अंदर का जो गर है, उसका जो कंटेंट है, वो उस पानी में आ जाएगा। उसे ठंडा हो जाने के बाद में अपन छान के उसे स्टोरेज करके रख दीजिए, वो इस्तेमाल होगा। और निम्बोली का तेल आपको बाहर बना के मिलेगा, या फिर जिनके पास वो ऑयल निकालने की अगर छोटी मशीन है, तो उससे भी आप बना सकते हैं। कोई एड्रेस है? क्योंकि जी बताने हो। के लिए बहुत है। जी हो। अब जी। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि यदि किसी भाई के कोई प्रश्न है तो वो आदरणीय सावरकर जी से पूछ सकते हैं, हैंड रेज करें, हम उनको बुलाएंगे। जी हो। क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है, और हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बताते बताते क्या बताए। अगर आपने पूछा बहुत सुंदर तो सर। हम। निश्चित रूप से प्रश्नोत्तर के माध्यम से ज्यादा जानकारी निकलती है। हाँ हाँ हाँ। जी, तो आपने वह बताया भी है। तो आदरणीय किशोर दुबे जी का एक प्रश्न है, वो हैंड रेज किया है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय किशोर दुबे जी। धन्यवाद मेहरा जी। हाँ। सावरकर जी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। सावरकर जी, मैं विदर्भ में आपके अमरावती से लगा हुआ वर्धा जिले में ही रहता हूँ। अच्छा। वर्धा, अमरावती, ये जो एरिया है विदर्भ हाँ का, कपास में बहुत अच्छा है। हाँ आपने उदाहरण दिया अभी, एक किसान ने हाँ 27 क्विंटल उसका प्रोडक्शन लिया और हाँ। खर्चा मात्र 900 रुपया आया। जी हाँ। और और
तो बाकी सब्जियों की भी उदाहरण ये है। हाँ आपने उस दिन भी जो वक्तव्य दिया कि आपके अंदर में 2-2.5 हजार किसान है, मैं हाँ जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा प्रोडक्शन अगर 900 रुपए में 27 क्विंटल आया है, तो हाँ उस किसान ने आजू बाजू में और किसानी लेके ये फायदा और किसानों को पहुंचाना चाहिए था। या आपके माध्यम से भी ये जो कॉटन बेल्ट है, इसमें ये हम्म, फायदा और किसानों तक पहुंचाना जाना चाहिए था और किसानों ने उसको अपनाना था। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? उसमें क्या दिक्कतें है? इसका थोड़ा आप बताइए, ये तो अच्छा होगा। धन्यवाद। हाँ। अभी देखो, वो किसान, मैंने क्या बताया कि वो पिछले 3 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जो उस दिन मैंने बताया बायो मल्टी लिक्विड, वो उस किसान ने उसका इस्तेमाल किया, वो घर पे ही बनाया। और एक जो स्प्रे किया, क्योंकि मैंने उसी दिन बताया था, हमारे तरीके से अगर किसान ने खेती की तो उसका 1 एकड़ खेती का 4 स्प्रे का खर्चा 1500 रुपए तक ही आएगा, 1 एकड़ खेती का। और किसान क्यों नहीं कर रहा, बात यहाँ पे आती है, क्योंकि किसानों को बायो नेचुरल या नेचुरल फार्मिंग पे उसका विश्वास ही नहीं है। उसे लगता है कि ये अगर करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, या फिर उसे ये लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें वो आदत पड़ गई है, केमिकल की आदत पड़ गई, उसके बगैर नहीं हो सकता, उनको आदत पड़ी है। देखते हैं, वो सिर्फ देखते हैं, ये कर रहे हैं, करने दीजिए, हम अगले साल करेंगे। और हमारे अपने महाराष्ट्र में एक कहावत है, शिवाजी जन्मावे पण शेजाऱ्याच्या घरी। यानी कि शिवाजी चाहिए हमें, शिवाजी महाराज चाहिए, छत्रपति चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए, दूसरे के घर में। उसी तरह से अगर कोई वो बायो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर काम कर रहा है, अगर वो कुछ कर रहा है, तो उसे अच्छे ही से नहीं देखते। ये पूरे हिंदुस्तान की बात है, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई कर रहा है ना, नहीं ये काम का नहीं। अरे अपने घर में जो रोटी बन रही है, उसमें जो भी कंटेंट है, उसकी जो उसका जो स्वाद है, वो होटल की रोटी में नहीं आता। लेकिन उसको मालूम है 1 हफ्ते में बाहर खाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट बदलने के, आप टेस्ट बदलने के लिए खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आपने ये नहीं गौर किया है कि जो आप बाहर खा रहे हैं उससे क्या होने वाला है, क्या नहीं। अभी तो अपना जो गेहूं का आटा आता है पैकिंग, उसमें अंदर भी प्लास्टिक का पाउडर आता है। अगर कोई अपना ये आता है ना आटा, तो आप उसे करके देखिए, जो प्लास्टिक के इसमें आटा आता है ना, उसे आप भून लीजिए, यानी कि उसको अपने पानी से भिगो दीजिए, और उसे अच्छी तरह से मसलिए। मसलने के बाद में जो उसके अंदर जो प्लास्टिक है आपके हाथ में आ जाएगा उसके अंदर। यह मैंने कम से कम 6 साल पहले एक वीडियो देखा था। वो आज से आपके साथ बात करते करते वो मुझे याद आ गया। हमने हमारे यहाँ पे कुछ राजस्थान के लोग आए थे, उन्होंने वो एक कंपनी का आटे का पैकेट लिया, तो उन्होंने उनको जब मैंने बताया, तो उन्होंने किया तो उसमें से प्लास्टिक निकला। यानी कि लोग अपने फायदे के लिए दूसरे को ये कर रहे हैं, दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। वो प्लास्टिक तो हमारा खाद नहीं है। और अगर रही बात वो किसानों की, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि किसान, मैं करूंगा लेकिन अगले साल, मैं करूंगा लेकिन अगले साल। अगर कोई अगर अच्छी तरह से कर रहा है, तो उसके साथ देने वाला कोई नहीं रहता। आज मैं खुद मेरे गांव में, मेरे मैंने उसी दिन बताया था, वन मैन शो है मेरा। मेरे पास मेरे गांव का एक भी किसान नहीं है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में कम से कम मेरे 800-900 किसान इस साल जुड़े हैं। बहुत ज्यादा किसानों के साथ पहुंच रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी किसान बायो नेचुरल फार्मिंग में मेरे अंडर काम कर रहा है, तो उसे ये लगे कि हम सही रास्ते पे जा रहे। आपको तो एक फोकस चाहिए कि हम इनके साथ जुड़े हैं, हम बताते हैं कि ये किसान कर रहा है, ये किसान का नाम ये है। और खास वर्धे वाले जो है डॉक्टर साहब, मैं आपके वर्धा जिला में भी काम कर रहा हूँ। हमारे आष्टी शहीद में कुछ किसान है, उधर परसोना में है, वंदे में अपने वर्धा में एक शिंदे है, उनके साथ में मैं आपके वर्धा जिले में भी काम कर रहा हूँ। हाँ, प्रणाली जी बोलिए।
सावरकर जी प्लीज, हाँ मेरा ये कहना था कि ये बाहर होटल में खाने वाले वगैरह वो शहरी छोड़ दीजिए, किसान को तो हाँ खुद खाने को नहीं मिल रहा, उसकी परिस्थिति बहुत डाउन है, और उसके घर घर में कैंसर अगर जा रहा है ये भी उसको समझता है, उसकी हाँ, आर्थिक हालत भी खस्ता है। तो ऐसी हम्म। स्थिति में तो वो जो ज्यादा उत्पादन कम पैसे में होता है ये तकनीक को अपनाएगा, ये आप भी समझ सकते हो। तो ऐसी स्थिति में गरीब किसान जो है वो भी इसको क्यों नहीं अपना रहे, और इसके अपनाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, ये आपके अनुभव के आधार पर बताओगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। देखिए, मेरा अनुभव है, मैं जहां तक काम कर रहा हूं सर जी, मैंने बताया कि किसान के फील्ड के ऊपर जाके काम कर रहा हूं। मेरे पास में जितने भी किसान है उनका किसी किसी भी किसान का लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन किसानों की जो मानसिकता है, सबसे बड़ी क्या है, अपनी मानसिकता सबकी मानसिकता यही हो गई है कि हमें अगर केमिकल नहीं डाला तो उत्पादन कम होगा, ये होगा। आज कोई खाद का बोरा लेने गया तो वो 2000 या 2500 रुपए का वो खाद का बोरा, उनको वो उनके माइंड में बैठा है कि हमारी केमिकल के बगैर खेती नहीं हो सकती। और जहां तक मैं काम कर रहा हूँ, जो भी किसान मेरे साथ बाहर गांव का, मेरे गांव में नहीं है कोई, तो जो भी किसान जो उनके गांव में जो कर रहा है वो दिखा रहा है। अगर यहाँ से मेरे गांव से 25 किलोमीटर दूर वड़गांव माहौरे है, वहां पे मैंने कम से कम 40 किसान है। नेरी पिंगलाई, वहां पे 30 से 35 किसान है। यानी कि एक दूसरे को देख के वो समझ रहे हैं, स्थानिक लेवल पे नहीं समझ रहा लेकिन दूसरे जगह पे समझ रहे। और उनका जो खर्चा है वो भी बताते हैं, हमने तो इतने पैसे, कम पैसे में तो कहीं पे भी नहीं मिलता, लेकिन आप दे रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, उनको वो सब बातें समझानी पड़ती है। वो अगर सर ऐसा है, आन हाँ गाँव का जोगी जोगिया घर हाँ का जोगी जोगिया आन गाँव का सिद्ध है। तो आज हाँ दूसरी जगह जाएंगे तो आप सिद्ध हो जाएंगे, गांव के हाँ, लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे, ये हर जगह की स्थिति है। वो तो दूसरे की बात छोड़ो, घर के व्यक्ति नहीं करते, घर के ही बराबर है, पागल कह रहे बराबर है। हैं। हाँ। मैंने दादू से यही बात की थी हाडोल में। दूध तो अच्छा है, नरम भी। हाँ, तो पानी का प्रणाली जी, आपका हैंड रेज है, बताइए। कम है और उल्टी साइड का कुछ मोटा है। आवाज कहाँ से आ रही है? माइक बंद करो। पानी का खिंचवा दे पटेल सर। हाँ, प्रणाली जी। ओम। मैं प्रणाली महाराष्ट्र के कोकण से हूँ, सिंधुदुर्ग जिले से। हाँ अभी हाँ अभी चर्चा हो रही थी, आपका तो कार्य बहुत बड़ा है। आप अकेले ने बहुत किसानों को तैयार किया है, ये हमारे लिए आदर्श है। तो इस बात को लेकर ही मेरी बात कहती हूँ कि लोगों के विचार कैसे हो रहे हैं। मैं कल ही एक किसान ही था, वो दूध का ही धंधा करता है, उसको बता रही थी कि पनीर कैसा बुरा है। मेरा बच्चा डॉक्टर है, एमडी आयुर्वेद में। वो मुझे बता रहा था कि माँ, ये जो पनीर खाते हैं ना वो विकृत है। तो लोगों के विचार ना इसी प्रकार उनको सच ही लगता नहीं है कि दूध से जो पदार्थ बनते हैं, दूध, दही, ताक, उससे हम लोणी, तूप, ये सहज होने वाली प्रक्रिया है, वो अच्छे है, हमारे पूर्वंपर बनने वाली रीतियां है, और वो ही हमारे शरीर के लिए अच्छा है। लेकिन आज पनीर का धंधा बहुत बड़ा बन गया है। दूध वाले लोग दूध बिकने के बजाय वो उसकी मैं मुलाकात लेती हूँ ना, इसलिए मुझे हाँ मालूम हुआ है, वो बोलता है कि पनीर से मुझे बहुत फायदा है। तो मैंने उसको बताया कि ये जो पनीर है ना, मैं आपको कहना अच्छा नहीं है लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जो जॉन मैकेले था ना, उन्होंने क्या किया, उसके विचारों का आज विजय हो गया है 200 वर्ष बाद। कि उन्होंने कहा था कि रंगों से दिखने वाले ये भारतीय आचार विचार से अंग्रेजी बनेंगे, उनको उन विचारों का अच्छा लगेगा, वो समय आज आ रहा है। तो मुझे तो बार बार लगता है कि इनके विचार कैसे परिवर्तन हो जाए, कैसा ये बदलाव। उसी प्रकार आप जो कह रहे हैं ना कि आप जो खेती कर रहे हो, वो बार बार लोगों को बताकर भी
म्हणजे पटत नाही आहे त्यांना की हेच योग्य आहे, हीच आपली भारतीय पद्धती आहे, हेच आपलं भारतीय मूळ आहे आणि हे आपल्याला घेऊन पुढे जायचं आहे, हे त्यांना पटत नाही. इतका त्यांच्यावर रासायनिक शेतीचा प्रभाव पडलेला आहे आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्यांचं हे वैचारिक असे खोल गेलेले आहेत त्यांचे विचार, ते उखडून टाकणं कठीण जात आहे. आपण जे काम करत आहात ते खूप सुंदर आहे सावरकरजी. ओम प्रणाम. आता अभी जो आपने बताया पनीर के बारे में, पनीर का धंधा अच्छा है ये वो। देखिए आज जो भी हम जितना भी पहले, क्योंकि मेरे घर पे भी भैंस थी, उनका दूध निकाला जा सकता निकालते थे हम लोग। तो जो भी हमारे घर पे दूध बनता था उसकी अच्छी क्वालिटी थी। आज दूध भी आ रहा है तो केमिकल वाला आ रहा है। जो खवा आ रहा है वो भी केमिकल का आ रहा है। पनीर में सबसे ज्यादा केमिकल का यूज किया जा रहा है। अपने सोयाबीन से पनीर बनाया जा रहा है। पनीर तो खाना शरीर के लिए हानिकारक ही है ही। लेकिन मैंने उसी दिन बताया जो पाश्चिमात्य जो हमारा जो खाने की इसमें जो पाश्चिमात्य कंट्री का जो जो भी हमारे यहाँ पे आक्रमण हुआ है, हमारा तो पिज्जा बर्गर नूडल्स ये हमारा खाना नहीं था, लेकिन आज हमने उसे फैशन बना लिया है। हमारा बच्चा अगर रोता है, चल बेटा तुझे मंचूरियन खिलाता हूँ या फिर उसे नूडल्स खिलाता हूँ। पहले 10 साल पहले पिज्जा था क्या? हमारे घर में बनने वाली जवार की रोटी सिर्फ 3 रुपए में बनती थी, उससे भी कम रुपए में बनती थी पहले। लेकिन आज वही जवार की रोटी की कीमत 60 या 100 रुपए बड़े बड़े होटल में देते हैं। हमारा जो संस्कृति है हम वहां पे खरीदने के लिए जा रहे हैं। आज वही आप घर पे बना सकते हैं ना। ये आने वाले समय में जो भी हम पहले खाते थे उसे हम होटल में ढूंढ रहे हैं और पिज्जा बर्गर को हमारे अपने साथ ले रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मंचूरियन बनाते वक्त जो पाउडर इस्तेमाल किया जाता है वो अगर हमारे अतड़े में, छोटे अतड़े में अगर चिपक जाए तो उससे अपना डाइजेशन खराब होता है। ये बात आप कभी नहीं बताएंगे। उसको मंचूरियन अच्छा लग रहा है तो उसे मंचूरियन खिलाएंगे, नूडल अच्छा लग रहा है तो नूडल। मैंने देखा है नूडल्स कहाँ पे बनाया जाता है, मैंने देखा है। अभी एक बात बताता हूँ, जो टोमेटो सॉस अपने यहाँ पे बनता है क्या सही में वो अच्छा है? मैं एक फैक्ट्री में गया था, उस फैक्ट्री में मैंने देखा 1000 लीटर का बॉयलर था वहां पे, 1000 लीटर का। तो मैं उन्हें वो कंपनी को मालक को बोला कि अगर टमाटर के भाव अगर ज्यादा रहते तो आपका तो ये बंद रहता होगा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था मुझे, हमारा बंद नहीं रहता क्योंकि इसमें सिर्फ 10 किलो केमिकल डालो और 100 लीटर अपना 1000 लीटर टोमेटो सॉस बनाओ। 50 रुपए लीटर में दे रहे थे वो। हम सिर्फ दिखावे पे जा रहे हैं, जो अच्छा दिख रहा है उसके पीछे भाग रहे हैं। हमें तो सिर्फ फैंसी पैकिंग अगर दिख गया या फिर कोई बड़ी ऐसी एडवर्टाइजिंग दिख रही है, हमारे ये जो लोगों के आदर्श है वो अगर गुटखा पुड़ी का जो अगर अपना एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी तो उसी की तरफ जा रही है। तो उसे रोकना है तो हमें अपने यहाँ पे काम करना चाहिए। मैं मेरे घर में नूडल्स मंचूरियन या कोई भी नहीं, कोई किसी भी चीज को हम यूज नहीं करते। हमारा जो कल्चर है जी पहले हम। ओम। जी जी हाँ ओम। बोलिए। हाँ हम जो है आने वाली फसल के संबंध में चर्चा करेंगे और हाँ मेरा फिर से निवेदन है, यदि सदन से प्रश्न आएंगे तो हम जो है उनको हैंड रेज हो तो मैं बोलूं, अन्ना मैंने ही हैंड रेज किया है। सर हाँ अभी हमारे यहाँ पर मूंग जो है बोआने वाली है हाँ और मूंग पर जो है सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का असर होता है। जी जो हाँ आपने कोटिंग वाली बात की, हाँ अभी आपने कोटिंग वाली बात की ना सर, तो हाँ मूंग के साथ यदि कोटिंग करके हम बोते हैं तो निश्चित हम्म, रूप से उसका फायदा होगा। तो वो प्रक्रिया पुनः हमारे साथियों को बता दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी ओ। जी
अगर कोई भी फसल आप बीज बुआई करते हो तो उसका बीज कल्चरिंग करना अत्यावश्यक है। बीज कल्चरिंग करने के लिए आप दो चीजों का हम खास करके हमारे लैब में 2 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। एक ट्राइकोडर्मा, या फिर जो किसान अपने घर पे बायो मल्टी लिक्विड जो बनाता है, तो उसका जो अंदर का गाढ़ा ये रहता है, पेस्ट रहता है, उसका भी बीज कल्चर के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने वो किया, जो अपने जो भी फसल है उसका जो बीज अंकुरन है, तो उसके बोने के बाद में जो भी उसके जो कोटिंग कर रहे हैं, तो जमीन में उसके संपर्क में आने के बाद, वो गीली जमीन में संपर्क में आने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो छूट जाता है। और जो भी अंकुरन रहता है बीज का, उसके लिए जो भी कंटेंट आवश्यक है उसको जमीन में बीज कल्चर के रूप में आपके वहां पे उपलब्ध रहेगी और फसल अच्छी तरह से निकलेगी। क्योंकि हम तो यहाँ पे बनाते ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसान अपने घर पे ही वो बनाए। हाँ डॉक्टर रोशन जी। नहीं, वो घर पर बनाए तो कैसे बनाए ये बताओ है। और बायो मल्टी लिक्विड ना। हाँ, बायो मल्टी लिक्विड और ये चावल पे कोटिंग, दोनों चीज बताइए। हाँ, चावल पे कोटिंग जो है उसे ट्राइकोडर्मा CDMM, जो हमारे लैब में ही रहता है, ट्राइकोडर्मा CDMM और पोटेशियम ह्यूमेट सीवीड एक्सट्रैक्ट, इसके जो प्रोसेसिंग है चावल पे हम वो खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा दादू की वो लैब में किस तरह से बनाया जा सकता है। जी जी, तो उसे, देखा है मैंने। हाँ हाँ बनाया भी है, वो बात नहीं है, पर आप सबको बता दो, मेरे को तो जानकारी है, मैं सबके लिए पूछ रहा हूँ जी। हो जी हाँ हाँ। अगर हमने 1 किलो चावल लिया, चावल कौन सा जो अपने राशन के दुकान में मिलता है, वो बढ़िया वाला चावल नहीं चाहिए। 1 एकड़ के लिए 2 किलो चावल बहुत अच्छा रहेगा। तो वो चावल लेने के बाद में हमने 500 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट सीवीड एक्सट्रैक्ट लिया और 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए रख दिया गैस के ऊपर। वो सीवीड उसमें डाल देने के बाद में उसे पूरी तरह से उसमें मिक्स करना चाहिए पानी में। वो मिल जाता है। मिलने के बाद में गैस की आंच बंद करके उसमें चावल डालना पड़ेगा। चावल डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स करो। फिर उसमें 250 ml अपना ट्राइकोडर्मा और 250 ml CDMM, उसे अच्छी तरह से मिला दीजिए। वो पूरे चावल पे, 2 किलो चावल पे वो अच्छी तरह से लगने के बाद में उसे धूप में सुखाइए। धूप में सुखाने के बाद में वो ज्यादा से ज्यादा 1 डेढ़ घंटे में अच्छी तरह से सूख जाता है। उसे आप स्टोरेज करके भी रख सकते हो। जब जब भी आपके बुआई का समय रहेगा, यानी कि बीज बुआई का समय, उस समय आप वो अपने मूंग के साथ उसका मूंग के साथ में उसे बुआई कर सकते हैं। बुआई करने के बाद में जो भी कोटिंग हमने चावल पे किया है, वो जमीन के संपर्क में आने के बाद, गीली जमीन के, वो छूट जाता है। वो छूटने के बाद में जो चावल का दाना है, मैंने पहले ही बताया, चावल के दाने के ऊपर मेटाराइजियम का फंगस डेवलप होता है, उसकी बढ़ोतरी होती है। और जो कोटिंग हमने किया था वो जमीन के अंदर रहेगा, और जो बीज का अंकुरन रहता है कोई भी फसल का, उसे सब न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ट्राइकोडर्मा का जो फंगिसाइड के रूप में उसके यहाँ पे काम करेगा, जो CDMM है वो पेस्टिसाइड के रूप में उसकी मूली की रक्षण करेगा, और जो ह्यूमिक है, पोटैश है, सीवीड है और एक्ट्रैक्ट है, इनका जो कंटेंट है वो अपने जमीन में डिस्ट्रॉय होने के बाद में जमीन को अच्छा करने के लिए तो उपयोग में आएगा ही, लेकिन जो अपनी फसल है उसको अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए भी वो उपयोग में रहेगा। जी जी जी। मैं डॉक्टर आदरणीय राउत सर को सादर आमंत्रित करता हूँ कि उनका हैंड रेस है, वो आए और अपने प्रश्न करें। जी हो। जी ओम, बहुत सुंदर जी चर्चा चल रही है। मेरी आवाज हाँ आ रही है दादा? हाँ हाँ, जी आ रही है। जी।
बहुत बढ़िया बता रहे हैं सावरकर जी। मेरा ये जो हम देख रहे हैं, जो आपने कहा, किशोर दुबे साहब ने कहा, उसी पर आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो चीजें देख रहे हैं हमारी खेती में, जो भी हमारा किसान कर रहा है, तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। जैसे आप अपने गांव में कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजें, एक तो पहली चीज की जो प्रक्रिया है आपकी बनाने की, वो लोग, उनको ऐसा लगता है कि ये कठिन है। तो इसमें अगर ऐसा कर सकते हैं कि एक दो लोग आप अपने पड़ोस के पकड़ के, उनको रिश्तेदार में हो सकता है कि उनको ये बोले कि मैं सब देता हूँ, सिर्फ आप करो, तो मैं समझता हूँ आप क्या होगा कि गांव से अगर पड़ोस नहीं ठीक होगा तो फिर आगे जाने में बहुत, मतलब वो जो विश्वास है वो नहीं आता। अब भी हमारे यहाँ अभी जो पूरे देश भर में जैविक हाट लग रहे हैं, जैविक बाजार लग रहे हैं, तो उसमें हमारे जो कृषि विभाग के हम लोगों ने सब मिलके लोगों को चिन्हित किया है कि ये किसान जो है ये जैविक कर रहे हैं और इनका माल यहाँ पर बिकेगा, उसके अलावा दूसरे नहीं आएंगे। वो उनको एक सर्टिफिकेट देता है। तो अभी एक मेरे जो पहले मेरे साथ जो पढ़ते थे, वो मेरे एक मित्र वहां पे सब्जी लेके आए, तो उन्होंने भी कुछ सब्जियां रखी थी, बहुत सारी सब्जियां हम लोगों ने खरीदी वहां से और लेके आए। बाद में जब उसी गांव से दूसरे आदमी मुझे मिले, तो मैंने पूछा उनसे, क्योंकि मेरे परिचित में थे, तो मैंने पूछा उनसे कि भाई ये जो कर रहे हैं वो जो हमारे मित्र हैं, अरे बोले आप कहाँ की बात कर रहे हो, ये तो सब बोले दिखाने के लिए करते हैं, बोले वास्तव में नहीं। तो ये जो विश्वास है, ये अगर हमारे घर से पैदा नहीं होगा, हमारे गांव से पैदा नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ हमारी जो जितनी भी प्रक्रिया है वो हमारी प्रक्रिया ठंडी रहेगी। तो मैं निवेदन ये करूंगा आपको कि आप अपने गांव में 4-5 लोग जरूर 99% ऐसे ही चल रहा, 99% फर्जीवाड़ा, 99। आप उस दिन रहे डॉक्टर साहब, आप उस दिन थे लेक्चर में, तो मैंने क्या बताया था कि जैविक या ऑर्गेनिक के नाम पे जो भी स्टॉल लग रहे हैं, क्या उसमें पूरा वही रहता है क्या? नहीं रहता। मैंने देखा है, जहाँ पे भी वो रहता है मैंने देखा है। और रही बात किसानों से जुड़ने की, जहाँ पे वो बनाया जाता है, जहाँ पे भी वो बनाया जाता है, तो उन्हें लगता है ये कुछ भी बना रहे हैं, ये इससे तो खेती होगी नहीं। लेकिन उनको जिस दिन समझ में आएगा कि यही हमें करना है, गवर्नमेंट अपनी क्या कर रही है कि आप बायो ऐसे नेचुरल फार्मिंग कीजिए, उसके लिए बड़े बड़े काम चालू है गवर्नमेंट के, लेकिन ऑन फील्ड कहाँ है? सर्टिफिकेशन तो कितने लोगों का है? कम से कम मेरे ख्याल से 80 या 85 लाख लोगों का सर्टिफिकेशन हो रहा है। क्या ओरिजिनली वो कर रहे हैं? क्या ऑन फील्ड कर रहे हैं? नहीं कर रहे। उनको तो यही लग रहा है ना कि अगर अपना सर्टिफिकेशन हो गया तो हमारा माल बिक जाएगा। आज हम जो केला भी खा रहे हैं, बायो अपना वो बोलते हैं ये नैसर्गिक है। आज अगर केला हम खाएंगे ना, तो ऊपर से तो इतना अच्छा दिखता है कि बहुत ही बढ़िया। वो हम सिर्फ उसको कलर पे ले रहे हैं, अगर किया तो उसको हम खा नहीं सकते। ऐसा ऐसा वो रहता है। जी, इसके लिए किसानों को जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। सावरकर साहब, मेरा ये हाँ। निवेदन था कि आपके जो गांव में है, आपका जो खेती है, उसको अगर गांव में, आपके जो गांव में भी आपके रिश्तेदार होंगे, तो 2-4 लोग ऐसे जरूर पैदा कीजिए जो आपकी चीज को आगे ले जा सके। क्योंकि आपके खेत में कर रहे हैं आप, तो 2 लोग तो देखते होंगे ना, तो उनको बोलो कि भैया आके देख लो, मैं तो कहीं मटेरियल यूज नहीं करता हूँ, बाहर का कुछ नहीं है। देखिए जी हाँ ओम, बोलिए। जी ओम। हाँ राव सर, मैं स्वयं अपना अनुभव यदि आपको बताऊं तो वो शायद आपको बात समझ में आ जाएगी जो आप कह रहे हैं। जैसे मैंने जब अपने परिवार में बात की तो मुझे केवल 60 डिसमिल जमीन मिली। कितनी? 60। और जब मैंने उसको करके बताया और लोगों ने उसको देखा, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, जब लोगों ने करके देखा तो 60 डिसमिल में मेरी 3.5 कुंटल मूंग हुई। और लोगों को सबको मालूम कि ये बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं डला। लोगों ने देख के दूसरे लोगों को बताया। तब फिर क्या हुआ कि हमने धान में उसका उपयोग किया। जब धान में उपयोग किया और जिस मालिक, हमारे खेत में नहीं किया, दूसरे खेत में किया, और जब मालिक को उसका लाभ मिला
जो आप कह रहे हैं सर वही बात है। जब मालिक को लाभ मिला, और वो जो अभी सावरकर जी बता रहे हैं, उसी को मैंने सीविड का जो है कम जो चावल पे कोटिंग करके डाला, और चावल ही मतलब धान में, तो उसके रिजल्ट उन्हें अच्छे मिले। तब उन्होंने कहा कि अब हम चना में काम करेंगे। तो अभी सर 65 एकड़ में जो है उनके चना में हम अपने बायो को जो कर रहे हैं, और उसके माध्यम से फूल तक हम आ चुके हैं। चना की बढ़वार बहुत अच्छी है, फूल बहुत अच्छे आ रहे हैं, और चना बहुत अच्छा लगा है। तो मैंने स्वयं ने 65 एकड़ में अभी बायो जैव की चना में दवाई डलवाई है। उसमें कुछ डला ही नहीं तो भी यही चना हो रहा है, कुछ भी नहीं डला तो भी अच्छा है, मौसम अच्छा है इस साल। दादू दादू सुनिए हमारा सुनिए अशोक जी, ये बात अलग है कि आप कह रहे हो कि चना अच्छा है, तो बहुत बढ़िया बात है, परंतु यदि डला है तो उसमें बुराई नहीं है। अब आप आपके चना उनके चना में तुलना कर लीजिए। हमारा कहना यह है कि जो चीज हम डाल रहे हैं उसकी बात करें, उसे बताएं। हम ये नहीं कह रहे कि हम बेच रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि बायो को हमें प्रमोट करना है, तो ये करना ही होगा। और आप नहीं करोगे, अच्छे से यदि हो रहा, वो मौसम की कृपा है, परंतु गैर मौसम में भी होगा। अब हम जो कह रहे हैं आपसे कि जो कहा है वो करो। मूंग में इतने लोग बैठे हैं, ये यदि सब करेंगे एक एक एकड़ में भी, तो मूंग का रिजल्ट आपको मिलेगा। करके तो देखो, कर रहे नहीं है और बात कर रहे हैं। ये अशोक पटेल जी का यही मुसीबत है, ये करते कुछ नहीं, बात बहुत करते। इनको ट्राइकोडर्मा दिया तो बना के रखा है, फेंक नहीं रहे हैं, यहाँ घूम रहे वहां घूम रहे, ये सब कर रहे हैं। वो कह रहे दा, भाई जो आप कह रहे हैं वो सही है कि दादू ये भी चल दादू रहा है, बहुत चल रहा है। दादू मैं आदरणीय दादू मैं मेरी बात बंद करता हूँ, और आदरणीय मैं सावरकर जी मैं को पुनः आमंत्रित करता हूँ। जी ओम। और हैंड दादू रेज है आदरणीय स्वास्थ्य का, तो मैं उनको बुलाता हूँ, वो आए और अपनी बात कहें। जी ओम। बोलिए। जी, सावरकर जी को सादर प्रणाम। हाँ और आज अशोक भैया ने बहुत अच्छा योग कराया, सभी को बहुत साधुवाद। सर, हमें जैसे हमारे फसलों में जो इल्लियां लगती है, तो उनके अंडे होते हैं, जो पंखियां अंडे देती है, अंडे मारने के लिए अपन जैविक में क्या चीजें उपयोग करें? जैसे पत्तियों में जैविक अंडे में रहते हैं, हम पत्तियों में तो अंडे इल्ली तक उसको जाने ही नहीं देना चाहते। हम तो चाहते हैं कि अंडे पे ही उसको कंट्रोल कर लें। अंडे पे ही अगर कंट्रोल करेंगे तो जी हर स्प्रे का एक टाइम रहता है। हमारा किसानों की जो सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, किसान हर उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि बायो बायो अपने खेती में जो भी कार्य करना है वो प्रिवेंटिव करना है। अगर आपने वो अंडे को अगर खत्म करना है, अंडे कहाँ से आ रहे हैं? ये जो बारीक कीड़ है, पंखी से जो उसकी तितली है, उसी से आ रहे हैं। तो उसी से उसके लिए हमें वातावरण ही तैयार नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो मैंने बताया है, नीम करंज ऑयल, इसका अगर रेगुलेशन में अगर हमने छिड़काव किया है, मैं तो किसानों को बताता हूँ उनके खेत पे जाके, 20 से 25 दिनों के अंतराल पे आप स्प्रे कीजिए। जी जी 20 से 25 दिनों के अंतराल में। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो सबसे बड़ा सीजन अभी संतरे का चालू है, उसके ऊपर माइट्स है। उसके लिए मैं कल ही उन किसानों को क्या दिया, नीम करंज ऑयल दिया। और किसका उसका डोज कितना किया, पर लीटर 2 ml। तो जिन्होंने पहले स्प्रे किए थे उनका माइस तो चला गया। जहाँ पे जिन किसानों के 2 साल हो गए जिसके फसल पे हमारा काम चले, उनका तो बहुत ही जल्दी निकल जाता है। और खास बात यह है, बायो नेचुरल फार्मिंग में खास बात यह है कि अगर आप रेगुलेशन में वो खेती करेंगे, तो ये जो अली है, वो जो कीड़ है, उसका प्रकोप आपके फसल पे नहीं होगा। खास करके जो फल वर्गीय है, यानी कि लॉन्ग टर्म वाले जो फसल है, जैसे कि आंबा हुआ, संतरा हुआ, इसके ऊपर वो आपका पेड़ कम से कम 60% वो आपका पेड़ ही काम करेगा। जो माइट्स है, अगर आप रेगुलेशन में उसको बायो नेचुरल फार्मिंग करेंगे, तो उसके लिए वातावरण आपके फसल में तैयार नहीं होगा। और जो कम कालावधि के पीक है, जो फसल है अपने,
उनको हम रेगुलेशन में अगर काम करेंगे, रेगुलेशन में, क्योंकि हमारा क्या है, अली नहीं दिख रही हम स्प्रे नहीं करते, जब दिखती है वो उस समय वो अपना 60 से 70% अपना आपका नुकसान कर चुकी होती है, उसके बाद में हम उसके ऊपर काम करते हैं। उसके लिए वातावरण तैयार मत होने दो। हम जिस तरह से अपने बच्चों को हम अपने जो टीका लगा के बचाते हैं, वैसे ही यहाँ पे काम करना चाहिए। शुरुआती इसमें अगर आपने रेगुलेशन में कम से कम कालावधि मूंग हुआ, चना हुआ, सोयाबीन हुआ, इस फसल पे हम 4 स्प्रे करते हैं रेगुलेशन में। कोई लोग 2 ही करते हैं, कोई 3 करते हैं, बाद में बोलते हैं अली आ गई, ये आ गई। हमारे इसमें तो 4 साल से अभी हमने तो हमारे खेत में अली नहीं देखी है। सिर्फ हम प्रिवेंटिव काम करते हैं। अगर प्रिवेंटिव किया तो मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर आपने प्रिवेंटिव किया तो 1 एकड़ का खर्चा 2 महीने 1500 रुपए तक बताया है आपका, उसी में आपका सब काम होगा, उसी में। जी बोलिए स्वस्तिक जी। हाँ अजीत साहब बोलिए। सर नमस्कार, सदन को नमस्कार। मेरा 2 सवाल है सर। पहला सवाल ये है कि आपने जो बायो जो बताया अभी, जिसके ऊपर मेहरा साहब बोल रहे थे, बेसल डोज में क्या इसको यूज कर सकते हैं? खाद के इसमें, रासायनिक खाद में? नहीं, बेसल डोज जैसे हम लोग गोबर का खाद जनरली खेती में डालते हैं। गोबर का खाद तो बायो नेचुरल फार्मिंग में सबसे महंगा महत्वपूर्ण अंग है। हाँ, तो मेरा कहना यह है कि जो आजकल खेती में एक पैटर्न बन रही है, कोई भी चीज कर रहे हैं तो क्योंकि भूमि में कुछ बचा नहीं होता, हमें बेसल डोज डालना पड़ता है। चाहे तो जैसे अभी संतरे की अभी मतलब अंबिया बहार आने वाली है, तो उसके ऊपर यदि बेसल डोज डाल करके, और आपने अभी जो बताया माइट्स के ऊपर नीम करंज ऑयल को स्प्रे करना, हाँ, तो पहला सवाल तो यह है कि क्या ये बेसल डोज डालेंगे तो उसके जो नौती आएगी उसमें कितना इंप्रूवमेंट आएगा? दूसरा सवाल है सर कि ये जो नीम ऑयल और करंज ऑयल डालते हैं, ये कोई पर्टिकुलरली पीपीएम में होता है या कोई भी दुकान से लेकर के, मतलब थोड़ा सा इस पे थोड़ा और क्लियर करें थोड़ा सा डाउट को प्लीज। बेसल जो हम अभी गोबर का खाद का डाल रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि जो गोबर का खाद है उसको अच्छी तरह से डिकम्पोज कीजिए, अच्छी तरह से डिकम्पोज कीजिए। उसमें अपना ट्राइकोडर्मा डाल के या फिर उसका ट्राइकोडर्मा का डिकम्पोजिंग करके उसको एक पाउडर की तरह इस्तेमाल कीजिए। मैं खाद के बारे में आपको कुछ संतरा वाले हैं आप, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जो भी हम खाद संतरा को देते हैं, लिक्विड बेस में जो भी हम खाद इस्तेमाल करेंगे, लिक्विड बेस में जो बायो मल्टी लिक्विड के बारे में मैंने जो बताया है, तो वो आपके फसल में 7 दिन से लेकर 25 दिनों में आपके फसल को मिलेगा। जो अपना रासायनिक खाद है, रासायनिक खाद जो है जो हम डालते हैं, वो अपना 25 दिनों से 45 दिनों तक अपने खेत फसल को मिलेगा। और जो अपना गोबर का जो खाद है, जो अगर हमने डिकम्पोज नहीं किया है, वैसे ही उठा के, बहुत सारे किसान है वैसे ही लाया और डाल दिया, उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो अपने फसल को हानि पहुंचा सकते हैं। और जो अपना जो गोबर का जो खाद है, अगर उसे डिकम्पोज नहीं किया तो उसे 180 दिनों से लेकर पूरे 12 महीने 300 350 दिनों तक वो अपने फसल को मिलेगा। खासकर ऐसा है कि आप डिकम्पोज कीजिए, वो जल्दी मिल जाता है। डिकम्पोज करने से वो 15 दिनों से लेकर 45 दिनों में आपके फसल को मिल जाता है, और अपने जमीन में भी वो उसके अच्छे कंटेंट रहेंगे। और रही बात अपने वो माइट्स की, अगर पहला साल हो अपना बायो में, तो उसके लिए सिर्फ 30% ही आपको जो माइट्स के लिए है वो बाहर का लेना पड़ेगा। अगर आप 2 साल से उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो नीम ऑयल से ही यही काम करेगा। और रही बात वो पीपीएम की, पीपीएम मैं तो मेरे लेक्चर में हमेशा ही कहता हूँ, पीपीएम के नाम पे हम अपना टीपीएम बजा रहे हैं, क्योंकि उसका पीपीएम का क्या बात है, वो तो
हमारे एक साइंटिस्ट है पूना के, अपने डाके साहब, उन्होंने बताया कि उसका पीपीएम कैसा बनाया जाता है। तो उसके चक्कर में मत आइए, जो बाहर मिल रहा है। अभी हमारे अमरावती में एक किसान ने नीम ऑयल दिखाया मुझे, और वो नीम ऑयल नहीं था। उसने जब दिखाया, नीम ऑयल की पहचान क्या है, जो अगर आपने ओरिजिनल नीम करंद ऑयल लिया ना, उसे पानी में डालने के बाद में वो पानी का कलर सफेद हो जाता है। और नीम ऑयल के नाम पे आपको मार्केट में कड़ू सत्व, यानी कि वो कड़ू सत्व नाम की एक केमिकल की एक डब्बी आती है, 200 लीटर पानी में उसे वो 10 या 20 ग्राम डाल के उसकी छिड़काव करते, वो मत लीजिए। वो आपको बहका, यानी कि वो आपको गलत दवाइयाँ दे रहा है। नीम करौंद ऑयल जहाँ पे लैब है वहीं से लीजिए। हमारे जो दादू जी है उनके साथ आप बात कीजिए, और वही आपको दिखाएंगे कि नीम करौंद ऑयल, अगर आप अमरावती के एरिया के आसपास के होंगे तो आप हमारे यहाँ पे आइए, हम आपको दिखा देंगे कि नीम करौंद ऑयल किस तरह से काम करता है और क्या है। बाहर का मत लीजिए, और पीपीएम के चक्कर में मत रहिए। पीपीएम ने ही आपको बहुत बड़ा नुकसान किया है। जी, मैं नागपुर से हूँ सर। तो कैसे ये नीम ऑयल और करंज ऑयल के लिए आपसे संपर्क करूं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अपने को डिकम्पोज करना है सेन खत को, सो कितने दिन उसको डिकम्पोज करने के आपके रिकमेंड कर रहे हैं? कितना दिन मुझे उसको डिकम्पोज करना चाहिए लगातार? डिकम्पोज करने के लिए 30 से 45 दिन लगेंगे। और डिकम्पोजिंग के लिए हम सिर्फ किसी भी किसान को, मेरी बात सुन लीजिए, मैं डिकम्पोजर किसान को सिर्फ एक बार देता हूं। उसका मल्टीप्लिकेशन उनको बताया जाता है कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, और एक बार देने के बाद में वो उसके निरंतर उसको जितने दिन तक चाहे उसे उसका मल्टीप्लिकेशन करके उसको बार बार अपने खाद में डाल के उसको डिकम्पोजिंग कर सकता है। उसे बाहर से फिर डिकम्पोजर लेने का काम नहीं है। डिकम्पोजर के साथ में हम उसको एक ट्राइकोडर्मा का डिकम्पोजर देते हैं, उसका मदर कल्चर देते हैं, और दूसरा सर एक मेरे स्पेशल डिकम्पोजर देते हैं। उसको भी हम उनके पास में देने के बाद में हम बोलते हैं उनको कि अभी आप जिंदगी भर आपको कहीं बाहर से डिकम्पोजर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने अब तक कम से कम मेरे 6 से 7 किसानों को ये डिकम्पोजर दिया है, उन्होंने उनके खेत में वो लगाया है। सर तो मेरा अगर एक आप, क्वेश्चन रह गया था, वो हाँ अंडे जो थे, अंडे मारने के ऊपर था। सर ये हाँ पंखियों मारने के लिए भी कोई चीज उपयोग हो सकती है? जैसे पंखी जब संखी पे रहती है मेड़ों हाँ में, तो हमने बबेरिया मेटाराइजियम जो संतोष सर ने हमें सिखाया, तो हमने हाँ 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 डाला। तो मेड़ों में क्या होता है कि जो संखी, जो येलो कलर की जो पतली सी जिसमें पंखी पाई जाती है, हाँ जो संख टाइप की होती है, लंबी हो, उसके अंदर वो हाँ रहती है। लेकिन जब हमने जो मेटाराइजियम और बबेरिया डाला, तो उसकी वो जो ऊपर की परत है वो टूट नहीं पाई, वो पंखी बन के उड़ी। तो उस समय हाँ। उस स्टेज पे कंट्रोल कैसे करें हम लोग? जी। आपने क्या क्या मेटाराइजिम और बिवेरिया यही बबेरिया, इस्तेमाल किया था ना वहाँ? हाँ हाँ, बबेरिया मेटाराइजियम जी। उसका पहले ये बताइए, उसका जो संख्या थी अधिक थी क्या? हाँ यानी काफी, कि जैसे उसका अटका, हाँ मेड़ों में हमने देखा कि जैसे एक एक फीट की जगह जो है अपने, हाँ, कहीं एक कहीं दो, जैसे जो संकी टाइप की येलो कलर की लंबी, हाँ, उसके हाँ, अंदर वो जब हमने डाला तो हमने कहा इस पे फंगस या कुछ लगना चाहिए, लेकिन वो उस पे हाँ, फंगस नहीं लगी सर। और वो क्या हुआ कि जो येलो कलर की जो थी, वो पंखी, उसका टाइम आया, जैसे ही बारिश आई तो वो फूट गई, और फूटने पे हाँ, वो बढ़िया पंखी उसमें निकली। तो वो पूरा फिर वो उस पे इफेक्ट नहीं आया दवा का। तो वो उसके लिए मेटाराइजियम हम लोग बिवेरी क्या का। चीज? हाँ जी जी। मेटाराइजियम बिवेरिया कहाँ से लिया था आपने? हम लोगों ने एग्रीकल्चर कॉलेज से मदर कल्चर लाए थे, यहाँ पे केबी के बनखेड़ी में है, और वहां हाँ, से लेके फिर अपना बढ़ाया था उसको जी। आपने बढ़ाया था, उसका डोज बराबर इस्तेमाल किया था? कितना डोज उन्होंने बराबर किया सर, रिकमेंडेड एक किया बार था? तो वहीं से लाके हमने प्योर जो टू उन्होंने फीट दिया था वो उसका भी स्प्रे किया सर। लेकिन वो जो पंखी उसके अंदर रहती है, उस पे कोई हाँ, फंगस नहीं लगी सर। ये मेरा बहुत मतलब बहुत डीपली अध्ययन है। और हाँ, इसमें जब मैं पंखी पे कंट्रोल, एक बार हम लोगों के यहाँ फाल आर्मी बर्म लगा था मक्के में,
तो लाखों इल्लियां इसी से मर गई थी। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इल्ली के पहले अंडे पे जाऊं और अंडे के पहले जो पंखी बनती है वहीं से दरवाजे को कंट्रोल करूं। तो मेरा ये था कि वो कंट्रोल, मैं वहां पहुंच गया हूं, पर वो जो संख्या है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, वो बस वहां पे अटकी है गाड़ी मेरी। वहां तो पे वहां अटकी थोड़ी आपका मदद जिला, आपकी चाहिए आपका मेरी। मैं देखिए शस्त्री जी, आपका जिला कौन सा है? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम, ठीक है। अगर वो उधर आ गया तो फिर इसके ऊपर भी अभी क्या है कि जो आपने जो प्रॉब्लम बताई है, तो हम जी तो मेटाराइजियम बिवेरिया का जो इस्तेमाल है वही से भी मैं एक दवाई बनाता हूँ, जिसका अली के ऊपर बहुत ही बढ़िया काम आ रहा है। और जो नहीं नहीं, आपके यहाँ इल्ली पे तो सर, उसका इल्ली तो सर खत्म हो रही है, लेकिन वो जो गुरुदेव, पंखुड़ी है उसके जो अंडे है वो खत्म गुरुदेव होने इल्ली चाहिए। इल्ली मारना सीख गए हम। अब तो हाँ, हम अंडे और पंखी पे कंट्रोल करना सीख रहे हैं। जो पंखी का हो जन्म गया। होता है, जहाँ पे जो येलो कलर की जो क्योंकि रहती है हमें संग टाइप। पंखी के लिए वो चिकट सापले लगाना पड़ेगा। हाँ वो बताएं सर, वो कैसा? जी जी। चिकट चिकट सापले मिलते हैं या अच्छा, पीले और नीले कलर के, उसे अपने नहीं खेत में वो तो लगाइए, सर, वो निकलने के बाद में वो वो तो कंट्रोल हो अलग चीज जाएंगे। हो गई सर। हम तो चाह रहे हैं जो पंखी जिस अवस्था में वो येलो कलर के अंदर है ना, वहां पे हम्म, कंट्रोल हो जाए सर। वो तो अंदर चली गई। तो वो उसके कंट्रोल ऊपर करिए आपने ना क्या सर, वहां मेटारिज्म अगर हम जीत कैसे गए ना काम नहीं सर, कर रहा है, वो देखना पड़ेगा फिर हमें। सर वहां जीत गए ना तो हम पूरी लड़ाई जीत गए, आप समझ लो। हमारा है कि ठीक हम है बॉर्डर आपका। पे ही रोक दें उसको। हम इसके ऊपर भी हम अभी काम करेंगे फिर, जी देखेंगे जी जी उसको जी। अगर डैमेज कर सके, क्योंकि उसके लिए क्या है, वो जो उसका जो आवरण रहता है उसके जी जी, अंदर वो अपना वो फंगस जाना चाहिए मेटाराइजियम बिविरी का, तभी वो तो नहीं वो जा उसको रहा सर, कंट्रोल वो ही तो हो करेगा। रहा है सर वो। वो उसके लिए जो जितना मॉइस्चर चाहिए उतना मॉइस्चर होना, सर क्योंकि उसमें अभी हमने ये देखा कि उसके ऊपर जब अपन स्प्रे कर देते हैं ना, तो हम्म एक दो दिन उसका कवर जो है वो हल्का सा कलर बदलता है ऊपर का। हाँ, हाँ, लेकिन वो अंदर जो है इल्ली, वो बिल्कुल सुरक्षित रहती है, उसको कुछ नहीं होता। और जैसे टाइम इस आता है वो निकल जाती है, और अपना टाइम आके